नमस्कार साथियों। अब आप लोग को जो है बिहार की परिचर्चा यानी कि बिहार परिचय में लेकर चलेंगे। ये वीडियो मेरा 1-2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और उसके सिलसिले में हम आपको लेते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बिहार परिचय की शुरुआत से ही। पहला है क्या कि देखेंगे बिहार की आकृति। बिहार की आकृति कैसी होती है? तो बिहार की आकृति आयताकार होती है। बिहार की आकृति क्या होती है? आयताकार होती है। ये पूर्व में नहीं थी। ये आयताकार स्थिति अभी वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं। वर्तमान में आयताकार है। जब झारखंड इससे मिला हुआ था तो ऐसी स्थिति नहीं थी। जब बंगाल उड़ीसा उस तरह की स्थिति थी तो वो उसमें वैसी स्थिति नहीं थी। अभी वर्तमान में बता रहा हूं, आप प्रेजेंट के बारे में समझेंगे। तो बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार नाम बौद्ध मठों के कारण पड़ा, यानी बिहार का जो है नाम जो है वह, चूंकि यहाँ बौद्धिस्ट जो है लोग आते थे और बौद्धिस्ट का यहाँ बिहार होता था, घूमना फिरना होता था, इसलिए यहाँ बहुत सारे मठ बनाए गए बौद्ध के रहने के लिए, बौद्धिस्टों को रहने के लिए। इसलिए इस जगह का जो है बौद्ध मठों का जो ज़्यादा जमावड़ा हुआ, यहाँ मठों की संख्या ज़्यादा हुई, इसी मठ के कारण जो है बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो चलते हैं, इसके बाद चलते हैं बिहार की भौगोलिक चर्चा। बिहार की चर्चा जो है, इसकी भौगोलिक जो उसका जो रचनात्मक है, सिस्टमेटिक है, कहाँ कैसे क्या है, इसकी चर्चा आपको एक शतपथ ब्राह्मण जो पुस्तक है उस पुस्तक में जो है इसकी मिलती है। उस पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसमें इसकी चर्चा की गई हुई है। कहता है कि जब यहां पर अकबर का जब शासन था तो उस समय जो है अकबर ने क्या किया कि 1576 ईस्वी में उसने क्या किया, बिहार को अपने में मिला लिया। यानी कि 1576 ईस्वी में बिहार को अकबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब जो है 1905 ईस्वी में, जी 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव जो है लॉर्ड कर्जन जो है के द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन जो अंग्रेज की तरफ से जो है, अंग्रेजों के ब्रिटेन की तरफ से भेजा गया था जो दूत, यानी कि यह लॉर्ड कर्जन जो है, इसके द्वारा जो है इस बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव जो है 1905 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि अब जो है बंगाल से जो है बिहार को अलग कब किया गया? तो बंगाल से बिहार को 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार बंगाल से एक अलग प्रांत बन गया। यानी कि उसकी अलग प्रांत होने की घोषणा हो गई। कार्यकलाप जो है उसकी जो वहाँ की सिस्टमेटिक जो है बिहार की जो सारी गतिविधियां जो हैं, बिहार का जो कागजी कार्य होता, कार्यालय का कार्य होता है, वो नहीं चालू हुआ था, लेकिन घोषणा हो गई थी 22 मार्च 1912 को। और इसी दिन जो है बिहार दिवस के रूप में भी 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। तो याद रखेंगे कि 22 मार्च 1912 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से जो है अलग प्रांत के रूप में घोषित हुआ। नेक्स्ट चलेंगे। कहता है कि बिहार एक प्रांत के रूप में कार्य करना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी, कितना? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभ हो जाता है कितना से? 1। इससे अलग कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को, लेकिन ये कार्य रूप जो है इसका शुरू हो गया था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। बिहार राज्य का राजकीय भाषा जो है यह है क्या? हिंदी। और ये बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय भाषा जो है क्या है बिहार राज्य की? वह उर्दू है। वह क्या है? वो उर्दू है, द्वितीय भाषा। बिहार के राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी जो है क्या है? गोरैया है। यह एक छोटी सी पक्षी है, बहुत ही छोटी सी। उसको बगरो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह मिट्टी में लेटने का काम करता है कुछ जब गर्म मौसम होता है तो उस समय। और बड़ा ही प्यारा पक्षी है, बहुत ही सुंदर सा है। यहाँ बगरो के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, गोरैया के नाम से भी जो है इसको ये करते हैं। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है क्या है? गोरैया। याद रखेंगे। बिहार के राजकीय पशु, या राजकीय पशु जो है, जिसे अपने भारत देश का राजकीय पशु क्या है इस तरह से करते हैं, पक्षी क्या है, फूल क्या है, पुष्प क्या है, उसी तरह से बिहार राज्य का भी अपना जो है राजकीय पक्षी जो है गोरैया हो गया। राजकीय पशु जो है यह क्या है? यहां बैल, क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर जो है कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बैल से लगाव ज्यादा है और इसलिए जो है
यहां का क्या है, राजकीय पशु जो है बैल है। क्या है, बैल है। बिहार के राजकीय पुष्प, बिहार के राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प बहुत ही प्यारा गेंदा जो है, जब पुष्प फूल के जब खिल के जब तैयार होगा तो ये देखने लायक होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। और इसे ही बिहार राज्य ने जो है अपनाया है। और ये बिहार राज्य का जो है क्या है, राजकीय पुष्प है गेंदा। क्या है हमारा राजकीय पुष्प, गेंदा। तो हम लोग भी जो है कम से कम अपने घर पर कुछ लगाएं या न लगाएं, एक पुष्प के रूप में जो है कम से कम गेंदा जरूर लगाएं, बहुत प्यारा होता है, देखेंगे मन खुश हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। बिहार के राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। यहां का राजकीय वृक्ष पीपल है। आप देखेंगे, लेकिन भारत का राजकीय वृक्ष की जब बात होगी तो वो क्या है, पीपल नहीं, बरगद है। क्या है, भारत का हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वो बरगद है। लेकिन बिहार राज्य के जो है राजकीय वृक्ष जो है यह है पीपल। क्या है यह, पीपल। अब चलते हैं बिहार के राजकीय चिन्ह। बिहार राजकीय चिन्ह जो है, यह जो चिन्ह जो है यहाँ का, जैसे वहां का राष्ट्र का क्या है, अशोक स्तंभ है, तो उसी तरह से यहां पर जो है अशोक स्तंभ नहीं, बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। क्या है ये, बोधि वृक्ष। क्योंकि भगवान बुद्ध का यहाँ आगमन हुआ और भगवान बुद्ध जो है यहाँ बिहार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बिहार में ही लगभग सारा सिस्टम उनका हुआ, सारा कार्य विधि जो भी हुई है बिहार से हुई, और बिहार से लगाव ज़्यादा रहा। भगवान बुद्ध ने बोधगया में जाके जो है ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये सारे चीज़ें, चूंकि एक महान हस्ती को बिहार ने जो है, तो महान हस्तियों से भरा पड़ा है बिहार। और इसी बिहार के अंतर्गत चूंकि भगवान बुद्ध का जो है आगमन भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो ये भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ध्यान किया, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी वृक्ष को जो है बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और वही हमारा क्या हो गया, बिहार राज्य के बोधि वृक्ष जो है चिन्ह हो गया। अब चलते हैं बिहार के राजकीय मछली। यहां का राजकीय मछली क्या है, जैसे राष्ट्र का हो गया मांगुर, डॉल्फिन। तो यहां पर क्या है, ये हमारा राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर है। मांगुर मछली आता है। और इस मांगुर मछली, बहुत सारी मछलियां हैं, पोठिया मछली है, मांगुर मछली है, इचना मछली है, बहुत सिंघी मछली है, तो उसमें एक मांगुर मछली है। तो उस मांगुर मछली को जो है हमारा राजकीय जो है मछली के रूप में इसको ये किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बिहार का क्षेत्रफल। अब चलेंगे बिहार के क्षेत्रफल के बारे में। बिहार का क्षेत्रफल जो है, इसको याद रखिए एक तरह से 94163, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल जो है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप इसे 94163 के रूप में भी याद रख सकते हैं। इसको आप ऐसा कर सकते हैं याद रखने के लिए कि अपने मोबाइल का जो है कोई पासवर्ड जो देते हैं, उस पासवर्ड के रूप में जो है आप 94163 को रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पासवर्ड के साथ क्या हो जाएगा, बिहार का क्षेत्रफल आपको याद हो जाएगा। इसका थोड़ा सा आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट करते हैं बिहार में प्रमंडलों की संख्या। बिहार में प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं, बिहार राज्य के 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल, 9 प्रमंडल। अब चलते हैं बिहार में जिलों की संख्या। तो जिलों की संख्या कितनी है, 38 यानी 38। बिहार राज्य में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में लोकसभा सीट, बिहार में लोकसभा सीट, हर एक राज्य का अपना अपना लोकसभा सीट होता है, राज्यसभा सीट होता है, देश का होता है। तो प्रत्येक राज्य से जो है वहां के जो लोकसभा सीटें, वहां से चयन करके सबको सम्मिलित करके जो है संसद में जो है वहां जाके जो है बहुमत जिसकी होती है उसके हिसाब से सरकार बनती है। तो बिहार में भी अपनी लोकसभा का जो अपना सीट आवंटित किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर भी होता है। तो अब यहां पर चलते हैं कि बिहार में जो लोकसभा सीट है उसकी संख्या है 40, जो झारखंड के अलग होने के बाद है, यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट में है। तो यहां कितनी है, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, 40 यानी कि 40। बिहार में लोकसभा सीट है 40। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट, लोकसभा और राज्यसभा 2 खंड में बटे हुए, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि निचली सदन और ऊपरी सदन। तो निचली सदन यानी कि लोकसभा और ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा, या इसको लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि उसका
विघटन यानी कि खत्मा नहीं होता, वो स्थायी होता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। तो यहां पर राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 16, बिहार से 16। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुछ ऐसे सीटें हैं जो आरक्षित सीट है, जो क्या है, आरक्षित सीट है। तो बिहार में लोकसभा, बिहार के लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीट कितने हैं, 6। आरक्षित सीट कितने हैं, 6। चलते नेक्स्ट पर, कहता है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 243, 243। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए यहां पर जो है क्या है, एससी के लिए जो है आरक्षित सीट भी है। तो एससी के लिए जो है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 40 सीट बिहार विधानसभा में आरक्षित किया गया है। बिहार विधानसभा में 40 सीट जो है आरक्षित किया गया है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। कह रहा है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 75, 75। बिहार की मुख्य नदी, बिहार की मुख्य नदी जो गंगा है, वो बिहार को बराबर 2 भागों में बांटती है। यानी कि बिहार की जो मुख्य नदी है, जो बिहार को 2 भागों में बांटती है, वो कौन है, वो नदी है गंगा। वो कौन सी नदी है, तो गंगा नदी। बिहार अगर अक्षांशीय रूप में लें और देशांतरीय रूप में लें, अगर अक्षांशीय स्थिति अवस्थिति अगर बिहार की जानी है, अक्षांशीय स्थिति में बिहार का क्या अवस्थिति है, क्या वो स्थिति में है, तो बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, बिहार की देशांतरीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति जो है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है बिहार। तो अब इसके बाद चलते हैं, कह रहा कि वैशाली, वैशाली जो है विश्व का जो है पहला गणतंत्र जो है प्रांत था, जहां की एक राज्य था, जो कि यहाँ आज जो गणतंत्र दिवस हम लोग जो आज प्रजातांत्रिक सिस्टम में रह रहे हैं, या हमारे देश में या किसी दूसरे देश में जो हो रहा है, यह हमारे देश में बहुत पहले हो चुका था। तो यह जो है वैशाली जो है विश्व का पहला गणतंत्र है, जो लिच्छवी शासक द्वारा जो है स्थापित किया गया था। लिच्छवी शासक द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसको भी देख लेंगे, लिच्छवी शासक। मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी जो थी वह राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, राजगिरी। पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र, अभी जो नाम बोलते हैं पाटलिपुत्र, वह पाटलिपुत्र जो है उद्यन जो पटना है वह उद्यन के द्वारा जो है करण अलग हुआ था, शेरशाह सूरी के द्वारा, लेकिन पाटलिपुत्र का जो है स्थापना जो है उद्यन के द्वारा किया गया। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया है। नालंदा महाविहार जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शिक्षा के ही वहां पर जो है बौद्धिस्टों का जो है एक शिक्षा के लिए जो है बिहार तैयार किया गया था, शिक्षा वहां पर दी जाती थी। और कहा जाता है कि नालंदा बहुत प्रसिद्ध, विश्व का जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है। अब चलते हैं विक्रमशिला, ये भी महाविहार है, ये भी शिक्षा के लिए ही जो है स्थापित किया गया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में अवस्थित है, वो जो है उसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को इसको बर्बाद कर दिया गया। इसको जो है अफगानी शासक जो था उसी का जो है जो अफगानी था, ये बख्तियार खिलजी, इसने जो है क्या किया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, जला दिया, उसको खत्म कर देना चाहा। पटना शहर की स्थापना जो है शेरशाह सूरी ने, पटना शहर के बारे में आप जानते हैं वर्तमान में, वो पटना शहर की स्थापना जो है शेरशाह सूरी ने की। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है, जो विद्यार्थियों का एक समूह बना के विद्यालय छोड़ें, और उस समय जो है यह पार्टी जो है स्थापना की गई थी। यह जो है जब आपातकालीन स्थिति आई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, तो उस स्थिति में जो है जेपी आंदोलन हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश जो हैं, जिसको जो है लोकनायक जयप्रकाश कहते हैं, उन्होंने जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कौन, तो लोकनायक जयप्रकाश। अब चलते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में, कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो यह हुआ था 1763 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, 1763।
गांधी जी को चंपारण जो किसान बुलाया था, किसान नेता बुलाया था, उस किसान नेता का नाम क्या था? उस किसान नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल, जो है नील की खेती के लिए, तीन खटिया सिस्टम के लिए, उसके विरुद्ध में जो है इनकी जो है आगमन करवाया गया था गांधी जी को, और गांधी जी की राजनीति शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। तो राजकुमार शुक्ल। कीर्तिलता जो पुस्तक है उसकी जो रचना की गई, उसको जो लिखा गया, उसको लिखने का काम जो है, रचना करने का काम जो है विद्यापति जो है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, ये विद्यापति ने इसकी रचना की, कीर्तिलता की। सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले हमारे जंगबाज यानी कि फ्रीडम फाइटर जो थे वो खुदीराम बोस थे। खुदीराम महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध जो हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई, उन्हें बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार शरीफ नालंदा का, बिहार शरीफ जो है ये बिहार शरीफ जो नालंदा का क्या है? मुख्यालय है। नालंदा का मुख्यालय कौन है? बिहार शरीफ। चलते हैं नेक्स्ट। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है हमारे बिहार में ही है, बिहार में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। भगवान महावीर ने अपना शरीर पावापुरी में त्यागे, भगवान महावीर जो हैं उन्होंने अपना शरीर जो है कहां त्यागे? तो पावापुरी में, पावापुरी में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, पावापुरी में भगवान महावीर ने। मधुबनी जिला जो है, मधुबनी जिला को जो है कला राजधानी के रूप में जाना जाता है, मधुबनी जिला कला राजधानी के रूप में मधुबनी जिला को जाना जाता है। भारत सरकार ने जो हृदय योजना कार्यक्रम दिया था, हृदय योजना के तहत भारत सरकार ने जो है जो बिहार में चयन किया है, उस योजना के तहत वह जगह है गया, वह गया क्षेत्र है जो हृदय योजना के तहत बिहार में उसे चयन किया गया, गया को, बिहार में गया को हृदय योजना के तहत चयन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जर्दालू आम, जानते होंगे आम के बारे में। आम जो फल है वह जितने भी फल है उसके राजा फल कहलाते हैं, और वो राजा फल में जो है जर्दालू आम जो है, हमारे जर्दालू आम जो भागलपुर में पाया जाता है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जर्दालू आम भागलपुर में पाया जाता, जो बिहार में ही है। बिहार का जो है कतरनी धान, धान के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो उस वेराइटीज में जो है जो कतरनी धान है वह विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। जो बिहार में ही कतरनी धान होता है, जो लंबी लंबी धान होती है, सुगंधित धान होती है, बड़ा ही गमकता है, वो अगर फसल लग गया हो तो अगल बगल में बहुत ही खुश यानी कि बहुत ही आनंददायक जो है सुगंध मिलता है। तो ये जो है आपको जो है बिहार में है कतरनी धान, जो अपनी लंबाई और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये कतरनी धान। अब चलते हैं नालंदा जिला जो है मगही पान के लिए। जी हां, नालंदा जिला जो है वह मगही पान के लिए, ये जिला जो है मगही पान के लिए प्रसिद्ध है। मगही पान के बारे में कहा जाता है, यदि आप पान जो है, पान में अगर चूना यूज करते हैं, कत्था यूज नहीं करते हैं और मीठा कोई चीज यूज करते हैं और उसे खाते हैं, तो ये 3 तरह के दोष को, जो कफ पित्त वात, इसे समाप्त करने का काम करता है। लेकिन क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, अगर जैसे ही आप मीठा पान खाते हैं तो खाने के बाद उसे आप निगलते हैं, उसके जो उससे रस बनता है उसे आप अंदर करते हैं, और ये जो रस जो निकलता है C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है हमारे अंदर जाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। और ये जो पान में जो पाए जाते हैं, वो जो चूना के साथ जो खाया जाता है मीठा पत्ता में, मीठा पान, उससे क्या होता है कि आपको जो है कफ पित्त वात जैसे दोष को भी दूर किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग। ये जो है नालंदा जिला में मगही पान जो है वह प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है। बिहार का प्रमुख नृत्य कुछ है, हमारे बिहार के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, वो नृत्य जैसे है झझिया नृत्य, आप लोग इस यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं, झझिया नृत्य देख सकते हैं। लोंडा नृत्य, जी हाँ बहुत ज्यादा देखा करते हैं आप लोग, समझ रहे हैं। झूमर नृत्य, जाट जाटी नृत्य, जाट जाटी नृत्य जो कि महिलाएं क्या करती हैं, जब फसल का जो है बहुत अच्छा फसल होता है तो उस स्थिति में जो है जाट जाटिन जो है रात्रि में किया जाता है, और बहुत सारे उसमें अलग अलग जो है ड्रेस पहन के बहुत अच्छा खेल भी किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, आप उसे देख सकते हैं। जाट जाटिन नृत्य, विदेशिया नृत्य, और भी बहुत सारे नृत्य हैं जो आपके प्रमुख नृत्य मैंने बता दिया। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, लोकगीत में है पूर्वी है, लगनी है, नचारी है, गथा है, संस्कार गीत होता है, बहुत सारे और भी प्रमुख गीत हैं जो कि आपके मुख जो है जो थे मैंने बता दिया है। अब चलते हैं शिवरात्रि का मेला।
शिवरात्रि का मेला जो है सिंहेश्वर स्थान है, जो कि बिहार में ही है, मधेपुरा जिला में पड़ता है। सिंहेश्वर स्थान में जो है शिवरात्रि का मेला भगवान शिव के खुशी में, उनकी शिवरात्रि, उसके विवाह सिस्टम समझ रहे हैं, उसके हिसाब से जो है भगवान शिव के लिए जो है ये जो है मेला लगाया जा रहा है, शिवरात्रि में लगता है ये सिंहेश्वर स्थान में। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेला है ये शिवरात्रि का मेला, जो मधेपुरा जिला में है। ये सिंहेश्वर स्थान में जो है, सिंहेश्वर स्थान में ये लगाया जाता है। मकर संक्रांति का मेला जो है आपको मंदार हिल, जो कि बांका जिला में है, जी बांका जिला में है वो मंदार हिल, वहां मकर संक्रांति का मेला लगता है। बिहार में ही जो है साहित्य मेला, साहित्य यानी कि बहुत सारी साहित्यिक जो है किताबें बिकती हैं, बहुत सारा मेला लगता है, उसमें मेला में जो है आप साहित्यिक किताब, नए नए साहित्यिक जो है साहित्यकार का जो है किताब आप पढ़ सकते हैं, यानी कि उससे खरीद सकते हैं। उस मेला में जो है ये मेला लगता है आपको मुजफ्फरपुर में, साहित्यिक मेला, ये साहित्य मेला जो है मुजफ्फरपुर में लगता है। पितृपक्ष मेला ये गया में लगता है, जो पिंडदान के लिए बाहर से भी, दूसरे देश से भी लोग आते हैं और गया में जो है पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों की जो है आत्मा की शांति के लिए जो है यहाँ पर होता है। ये जो बिहार में ही है, ये जिला कौन सा है, गया जिला में है, पिंडदान के लिए होता है। जानकी नवी मेला, जानकी नवी मेला जो कि 9 दिनों के लिए लगता है, यह मेला जो है बिहार के ही सीतामढ़ी में लगता है। ये सोनपुर का पशु मेला, जो कि भारत देश में जो है सबसे बड़ा मेला है, यह जो है सोनपुर में लगता है, जो बिहार में है, सोनपुर। बिहार परिचर्चा की को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, जी हाँ, बिहार के सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है गया। प्रमुख भाषा यहाँ की है, बिहार की प्रमुख भाषा जो है वह है आपकी भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इसकी प्रमुख भाषा है। बिहार की सबसे पहली फिल्म, जी हाँ, बिहार की सबसे पहली फिल्म जो है बनाई गई थी वो था पुनर्मिलन, और जो है 1931 ईस्वी में बनाई गई, जो 1931 ईस्वी में बनाई गई एक महाराजा के द्वारा। तो यह जो है बिहार की सबसे पहली फिल्म है पुनर्मिलन, 1931 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। भोजपुरी की पहली फिल्म, जी भोजपुरी की पहली फिल्म है बलम परदेसिया। भोजपुरी की पहली फिल्म क्या है, बलम परदेसिया। अब मैथिली की पहली फिल्म जो है कन्यादान है, मैथिली की पहली फिल्म क्या है, कन्यादान। मगही की पहली फिल्म जो है वो है मैया, जो 1964 ईस्वी में बनाया गया, मैया 1964 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, निर्माण कर प्रदर्शित किया गया। अब चलेंगे बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या जो 2011 के परिदृश्य में होगा वह जो है 10,40,99,452 है। लेकिन आपको सिंपली कम से कम 10,40,00,000 याद रखनी है नॉर्मली। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की नगरीय जनसंख्या जो है इसका परसेंटेज जो है 11.3% है, यानी कि बिहार का नगरीयकरण जो है बहुत ही कम है। जबकि बिहार की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 88.7% है, यानी कि ग्रामीण, यानी कि गांव में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं नगर की अपेक्षा, अर्थात जो है यहाँ नगरीय व्यवस्था बहुत कम है, कृषि प्रधान राज्य है, गांव में जो है ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं और उसकी जनसंख्या आप देख ही रहे हैं कितना परसेंटेज है, 88.7%। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बिहार की जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही है, जो 25.74% की दर रेट बता रही है। अब चलते हैं हम लोग कि जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान, जनसंख्या घनत्व में जो है बिहार का स्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान आ जाता है। आप सोच, बिहार में लिंगानुपात जो है, लिंग का अनुपात, लड़का और लड़की का अनुपात जो है 918 है, यानी कि 1000 लड़का पर 918 लड़कियां, 1000 पर कितना है 918, यानी कि लिंगानुपात कम है, लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा बहुत ही कम है। अब चलते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला, यदि विवाह शादी करनी हो, अगर नहीं हो रही हो तो गोपालगंज चले जाइए। अब जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है जिला जो है वह है मुंगेर। वह क्या है, मुंगेर जिला जो है वह सबसे कम लिंगानुपात वाला है, अर्थात अगर आपको सन्यासी वगैरह बनना हो तो मुंगेर दौड़ जाइए। सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जिला,
जो है आपका सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला यानी कि ज्यादा संख्या में जो है घनत्व जो है उसका बहुत ही ज्यादा है, वैसा जिला जो है वो कौन सा जिला है? तो शिवहर। ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। सबसे कम जनघनत्व वाला जो है जिला जो है वह क्या है? कैमूर। कैमूर जिला जो है सबसे कम जनघनत्व वाला है। अब चलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है बड़ा जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है हमारा शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो है पटना। वैसे भी राजधानी लगभग सर्वाधिक जनसंख्या वाला ही होता है, तो वो क्या है हमारा? पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वो है शेखपुरा। शेखपुरा जो है वह सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला जो है, जिसका वृद्धि दर जो है यानी कि जनसंख्या दर जो है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, बहुत ज्यादा दर उसकी है, वो है मधेपुरा जिला। वो क्या है? मधेपुरा जिला। आप थोड़ा सा वृद्धि दर को कम करें। सबसे कम वृद्धि वाला जिला जहां पर है वो है गोपालगंज। गोपालगंज जो है वह सबसे कम वृद्धि दर वाला जो है जिला है। सबसे बड़ा नगर पटना। सबसे बड़ा नगर क्या है? पटना। तो चलते हैं हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है भाई साहब? तो 12वां स्थान है। 12वां स्थान। तो पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। और हमारे बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। जनसंख्या के ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ 12वां स्थान। जनसंख्या के दृष्टि से जो है देश में बिहार का स्थान जो है वो कौन सा है? तीसरा है। बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा आता है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कौन सा आ गया? बिहार। अब चलते हैं नेक्स्ट। बिहार का साक्षरता दर जो है बहुत ही पुअर है श्रीमान। कितना है? 61.80%, यानी कि 61.80% है मात्र। और वैसे वर्तमान में ऐसा है नहीं। वर्तमान में साक्षरता दर अगर जब ये फिर से 10 साल की बात जो है 11 में 2011 की ये रिपोर्ट है, 2011 के बाद फिर 21 में जो होने वाला था तो अब 21 से भी पार करके 22 हो गया। अब जो होगी नए जब इसका रिपोर्ट आएगा तो उसमें आप देखिएगा इसका स्थान बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब बिहार पढ़े बिहार बढ़े बिहार इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए सोचना नहीं है। अब चलते हैं सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो है वो हमारा है रोहतास। रोहतास में जो है साक्षरता दर जो है बहुत ही अच्छा है। सबसे कम साक्षर जिला जो है कौन सा है? पूर्णिया। अब कहता है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जहां बारिश बहुत ही ज्यादा होती है वो जिला है हमारा किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे जहां कम बारिश होती है वो है औरंगाबाद। कौन सा जिला है? औरंगाबाद। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो गया जिला में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला जो होता है यानी कि SC कैटेगरी जहां बहुत ही कम संख्या में है वो है हमारा शिवहर। कौन सा है? वो शिवहर जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले यानी कि ST टाइप के व्यक्ति जो है, ST जो है वो जो है वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण। ये हमारा है कौन सा? पश्चिमी चंपारण है, जहां की अनुसूचित जनजाति की संख्या अच्छी खासी है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिला, सबसे कम जो है अनुसूचित जाति वाले जिला जो है वो है हमारा शिवहर। कौन सा है? शिवहर। कांच उद्योग जो है कहां पर है? ये पटना में है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तंबाकू का उद्योग जो है जो किया जाता है वहां पर जो है वो उद्योग क्षेत्र है आपका गया है, आरा है, बिहार शरीफ है, बक्सर है। वैसे बिहार में बहुत जगह है ऐसा कि जहां की तंबाकू का उद्योग होता है, इसलिए जो है ये तो आपको नॉर्मल हमने बताया, और भी बहुत सारे जिले हैं। नेक्स्ट चलेंगे चमड़ा का उद्योग। यह जो है मोकामा में, दीघा और गया में, ये 3 जगह पर जो है चमड़ा का उद्योग है। नेक्स्ट चलेंगे उर्वरक उद्योग। यह बरौनी में है। यह कहां पर है? बरौनी में है। पहले
यूरिया मोती करके यूरिया आता था, मोती नाम से आता था वो यूरिया वह बरौनी से ही। अभी जो है थर्मल पावर प्लांट जो है वह बरौनी में है। यह जो है कोयला आधारित है, या क्या है, कोयला आधारित है। नेक्स्ट चलेंगे सिंदूर उद्योग। सिंदूर उद्योग, जहां सिंदूर तैयार किया जाता है वह उद्योग जो है लखीसराय में है। कहां है सिंदूर उद्योग? लखीसराय। तासर रेशम जो कीट से तैयार किया जाता है वहां रेशम, वैसे रेशम के लिए जो है रेशम नगरी के रूप में जो है वो पॉपुलर कौन सा है? भागलपुर। वही तासर रेशम जो है उद्योग जो है ये कहां है? भागलपुर में है। कहां है ये? भागलपुर में। पटाखा उद्योग, यानी कि जहां पर पटाखा तैयार किया जाता है, पटाखे बनाए जाते हैं, उस तरह के उद्योग जो है कहां पर है? पटना सिटी, जो पटना के ही बगल में है, पटना सिटी। ये पटना सिटी में है। रेल इंजन का मरम्मत कहां होता है? तो जमालपुर में। यह जमालपुर गोगरी जमालपुर नहीं है, खगड़िया वाले जमालपुर नहीं, बल्कि यह मुंगेर जमालपुर है। याद रखेंगे इसको, जमालपुर में। रेल का पहिया या बेलापुर छपरा में यह तैयार किया जाता है। रेल का पहिया जो है बेलापुर छपरा में तैयार किया जाता है। नीचे चलेंगे नेक्स्ट में। स्लीपर जो है स्लीपर जो है जो रेल स्लीपर कारखाना या कहां है? तो मधेपुरा जिला में है। कहां है ये? मधेपुरा जिला में। खनन उद्योग, खनन जहां किया जा रहा है वहां वो कौन सा वो जगह है? औरंगाबाद है। कहां है? औरंगाबाद। लोह उद्योग जो है यह कहां है? तो गया में है, लोह उद्योग का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर बिहार के परिदृश्य में। देख रहे हैं हम लोग भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, यह कहां है? तो मोकामा में है। ये कहां है? मोकामा में। प्लाईवुड उद्योग जो है कहां है? हाजीपुर में। कहां है ये? हाजीपुर में। कम्बल उद्योग औरंगाबाद, मोतिहारी, पूर्णिया, गया और भी जगह पर हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जगह जो है आप याद रखेंगे, औरंगाबाद, मोतिहारी, पूर्णिया और गया, कंबल उद्योग के लिए। हथकरघा उद्योग ये पटना में भी है, मुंगेर में भी है, गया में भी है, बिहार शरीफ में भी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बर्तन उद्योग, यह आपको सीवान और बिहटा में है। बर्तन उद्योग सीवान और बिहटा में है। सीमेंट उद्योग ये बंजारी में डालमिया नगर पर है, ये रोहतास जिला में पड़ता है। नेक्स्ट चलेंगे सूती उद्योग जो गया, पटना, फुलवारी शरीफ इसमें जो है यहां पर है सूती उद्योग। स्वर्ण भंडार का क्षेत्र, स्वर्ण भंडार यानी कि सोने का भंडार का जो क्षेत्र जो है वह करमटिया एक गांव है, करमटिया गांव है, वो जो मुंगेर में पड़ता है वहीं पर है। ये भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। मंडल मिश्र या वेदांत दर्शन के ऊपर जो है उन्होंने कार्य किया था। मंडल मिश्र ने वेदांत दर्शन के ऊपर कार्य किया था। नेक्स्ट चलेंगे करम मोहम्मद यूनुस जो बिहारी थे, बिहार के थे, वो प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। वह प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले की बात थी, स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए थे? ये तो आपको जो है प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री हुए जो बिहार के ही थे, बिहारी थे, यूनुस, मोहम्मद यूनुस। अब जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए वो हमारे हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं हमारे श्री नीतीश कुमार जी। कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। अब चलते हैं स्वतंत्र भारत का जो विधानसभा के जो प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे वह कौन हुए थे? तो दीप नारायण सिंह। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिहार के दीप नारायण सिंह। अभी वर्तमान में कौन है? तो बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो हमारे हैं अवध बिहारी चौधरी। इससे पहले जो है कोई और थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? विजय सिंह थे उस समय। अब जो है ये है अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी में 5 करोड़ रुपया जीतने वाले जो है बिहारी हैं वो भारतीय कौन है? वो बिहारी जो है कौन है? सुशील कुमार हैं जो भारतीय पहले भारतीय हैं जो बिहार से ही हैं, और उन्होंने केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपया जीता था, सुशील कुमार जो बिहार से हैं। आंचलिक उपन्यासकार हैं हमारे बिहार से हैं जो नागार्जुन हैं।
फणीश्वरनाथ रेणु हैं और भी बहुत सारे हैं। मैं खास करके नाम दिया हूं जो आपके प्रश्न में आ सकते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख बीपी मंडल, ये इसी से मंडल कमीशन लागू हुआ था, और मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो पिछड़ी जाति का जो आरक्षण आज देख रहे हैं, जिसका आप फायदा उठा रहे हैं, वो पिछड़ी जाति का फायदा देने वाले जो हैं हमारे ये महान शख्स बीपी मंडल ही थे। उच्च न्यायालय पटना, उच्च न्यायालय हमारा बिहार का कहां है? तो पटना। उच्च न्यायालय कहां है? पटना है। 2022 को भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। यह जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया चूंकि रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध शुरू हो गया है, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध होने के कारण जहां की जो है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के जो यानी कि यूक्रेन के जो है जेलेंस्की जो है, इन दोनों के सिस्टम एडजस्ट नहीं हो रहे थे। जेलेंस्की चाह रहा था कि मैं नाटो देश में जो है अपने आप को शामिल करूं, और रूस जो है इसका विरोध कर रहा था, और इसी क्रम में जो है वो मानने को तैयार नहीं था। तो क्रम ये हुआ कि दोनों के साथ युद्ध शुरू हुई। तो युद्ध शुरू होने के बाद जो है क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय जो यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी और चीज भी जो कर रहा था, वो सारी चीज करने वाले जो है वहां फंस गए थे। तो भारत सरकार ने उन्हें लाने के लिए, उन्हें अपनी जगह पर लाने के लिए, अपने भारत लौटाने के लिए जो है एक ऑपरेशन चालू किया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा चालू किया गया, और ऑपरेशन गंगा के तहत जो है भारतीयों को लौटाया जाने लगा। तो ये चूंकि ये युद्ध जो है किसी का भला करता नहीं है, युद्ध जो है किसी का भला नहीं करता है, फिर भी ये युद्ध हो रहा है, और ये जो है स्थिति जो बन रही है, इस स्थिति में चूंकि होता क्या है कि यूक्रेन की जो पढ़ाई है मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, वो बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है। तो बहुत सारे भारतीय जो है वहाँ यूक्रेन जाके अपना मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, और कुछ अपने काम वगैरह भी करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो उन सारे व्यक्तियों को जो है युद्ध के क्रम में जो है जो फंस गए थे, उन्हें लौटाने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत ने चालू किया। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 अगस्त 2021 को भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए था। यह देवी शक्ति जो है, ये ऑपरेशन चालू किया गया देवी शक्ति, यह जो है भारतीयों के लिए था। ये भारतीयों ने जो अफगानिस्तान में जो भारतीय हमारे फंस गए थे, अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, बाद में जो है तालिबान का अटैक हुआ और तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया, और वहां सरकार जो है लोकतांत्रिक समाप्त हो गई। तो वहां पर जो अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल में, वहां पर जो हमारे भारतीय फंस गए थे, उन भारतीयों को लौटाने के लिए एक ऑपरेशन चालू किया गया भारत सरकार के द्वारा। वो ऑपरेशन था देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति को चालू किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कहता है ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया, जो कोरोना के कारण दूसरे देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। ऑपरेशन वंदे भारत जो है कोरोना काल में जो है हमारे बहुत सारे भारतीय, जो क्योंकि हमारे भारतीय बहुत अलग अलग देशों में बहुत सारे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे पद पर जो है पदस्थापित हैं, और वो वहाँ पर काम करने के लिए जो गए हैं वो सारे फंस गए थे। तो कोरोना काल में फंस जाने के कारण जो है उन्हें लौटाना जरूरी था, अपने देश लाना था, क्योंकि वो परेशान थे। क्योंकि हर कोई जब परेशानी में होता है तो अपने घर आना चाहता है, तो वो भी चाह रहे थे कि मैं भारत लौटूं, अगर मेरी मृत्यु हो तो भारत में हो जहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो ये सारे को लौटाने के लिए जो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चालू किया, उस ऑपरेशन का नाम था वंदे भारत। याद रखेंगे, वंदे भारत जो है कोरोना काल में फंसे भारतीयों को जो है दूसरे देशों से लाने के लिए चालू किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है कोरोना के कारण दूसरे देश में फंसे भारतीयों को समुद्री मार्ग से लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम 2020 चलाया गया। कहता है कि जब भारतीय को, एक तो ऑपरेशन आपने देखा कोरोना काल के ही लिए जो है एक ऑपरेशन चालू किया गया वंदे भारत, और दूसरा जो है समुद्री मार्ग से अपने भारतीयों को लौटाने के लिए जो है एक ऑपरेशन चालू किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु प्रथम 2020 में यह चालू किया गया। नेक्स्ट चलेंगे। कहता ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक मिसाइल 9 मार्च 2022 को चन्नू मियां शहर में मालवा के रूप में मिला। चन्नू मियां शहर जो पाकिस्तान में पड़ता है, या पाकिस्तान में पड़ने वाले चन्नू मियां शहर में जो है, या हरियाणा से जो है सुपरसोनिक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो है मेरा जो मिसाइल जो है वो छूट गया था किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, और राजस्थान होते हुए जो है ये
कहां जाके गिरा? ये पाकिस्तान के चन्नू मियां शहर में जाके गिरा। और 2 दिन के बाद जब भारत सरकार ने इसकी सूचना दी पाकिस्तान को कि मेरा जो एक मिसाइल छूट गया टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, तब उसे पता चला हो लगता है कि कोई मिसाइल आ गया है। तो उसका मालवा जो है, जो पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर गया था, वो 9 मार्च 2022 को वो मालवा के रूप में प्राप्त हुआ। उस पर जांच पड़ताल हो रही है। पाकिस्तान को बहुत देर के बाद पता चलता है, और पता चला तो बोलने लगा हो लगता है कि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए जो है रडार मेरा कैप्चर नहीं कर पाया। धन्यवाद। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत द्वारा फिलीपींस को जो है निर्यात किया जाएगा। ये ऐसा दोनों के बीच, चूंकि अब भारत भी जो है मिसाइल और भी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है अपने आप को एडवांस कर रहा है, अपना जो है निर्यात करना चाहता है, हर विभाग में नया कुछ डेवलपमेंट करके उसको अपने देश से जो है निर्यातक के रूप में आना चाहता है। और इसी निर्यातक के रूप में आने के क्रम में जो है या जो है फिलीपींस को जो है यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है फिलीपींस को जो है ये निर्यात कर रहा है भारत। और चलते हैं नेक्स्ट, कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाई गई। वैसे तो ये राष्ट्रीय वन नीति जो है 1987 से ही इस पर सर्वेक्षण शुरू हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने जो है इसका जो नीति आयोग जो है इसको जो है 1988 ईस्वी में लाया, और 1988 ईस्वी से जो है इसका जो है कर्म चलता रहा। अब चलते हैं कि वनावरण, नेक्स्ट, वनावरण वृद्धि के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य जो है उसका स्थान भारत में पहला है। वन का जो आवरण है, जिसमें सबसे अधिक सघन वन जो है, अधिक जो है वनों की जो है स्थिति जो है वह भारत में जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो है यह जो है बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वनावरण है, या भारत में इस आंध्र प्रदेश का स्थान पहला, यानी कि वनावरण की स्थिति में जो है अगर भारत में किसी राज्य का नाम लिया जाए तो वो कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश है, पहले स्थान पर। नेक्स्ट चलेंगे, कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, और वहां क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिक क्षेत्रों में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वहां पर जो है मध्य प्रदेश में जो है वनावरण अधिक क्षेत्रफलों में है। इसलिए जो है इस स्थिति के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान भारत में पहला है। नेक्स्ट चलेंगे, प्रतिशतता के आधार पर, यानी कि अगर परसेंटेज के आधार पर अगर हम देखते हैं वनावरण की स्थिति, तो परसेंटेज के आधार पर जो है वनावरण जो है मिजोरम राज्य में जो है, मिजोरम राज्य जो है यह पहले स्थान पर आता है। इसका परसेंटेज लगभग 84.53% जो है इतने क्षेत्रों में जो है वनावरण किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म में आने का नियम पारित किया गया। हुआ क्या कि ये 5 फरवरी 2022 को जो है कर्नाटक सरकार जो है जितने भी शैक्षणिक स्कूल कॉलेज जो भी था उसमें क्या किया कि जो भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए शैक्षणिक संस्थान में, तो वहां का जो यूनिफॉर्म है, वहां का जो ड्रेस है, उसी ड्रेस में आना पड़ेगा। ना तो आपको कोई दूसरे अपने धार्मिक ड्रेस में नहीं आना है, जैसे कोई हिजाब, कोई जो है कुछ उस तरह से जो है हिंदू धर्म के व्यक्ति जो है अपने हिसाब से, मुस्लिम धर्म के भाई अपने हिसाब से, और दूसरे अपने धर्म के व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से ड्रेस पहन के नहीं आ सकते हैं। वहां पर जो है आपको वहां के यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा, शैक्षणिक यूनिफॉर्म जो है उसके आधार पर आना पड़ेगा। इसके क्रम में जो है बहुत सारा आप जानते भी हैं कि विवाद हो गया था, हिजाब पहन के कुछ मुस्लिम लड़कियां आ गई थी स्कूल में, और वैसी स्थिति में हिंदू के तरफ से, हिंदू धर्मावलंबी की तरफ से जो है इसका विरोध किया गया। एक बहुत ज़्यादा ये टसल रहा, ये मुद्दा रहा। तो इस मुद्दे को भी देखेंगे ये कब हुआ था, और इसके एवज में जो है वो पारित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2022 को कि शैक्षणिक संस्थान में जितने भी आएंगे, कर्नाटक सरकार ने इसको पारित किया गया, नियम बनाया कि उन्हें अपने यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा शैक्षणिक संस्थान में। हाईकोर्ट में भी केस हुआ, हाईकोर्ट ने भी इसको खारिज करते हुए बोला कि नहीं, जो सरकार द्वारा जो बनाई गई है नीति उसी के आधार पर आना होगा, क्योंकि ये समतामूलक सिस्टम को लागू करता है जहां पर कि सभी लोग समान होंगे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इस तरह की बात नहीं होगी। सभी के सभी जितने भी बच्चे आएंगे सभी यूनिफॉर्म में आएंगे, तो समतामूलक की स्थिति बनेगी, इसलिए बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अब देखेंगे क्या कह रहा है कि छठवां संस्करण 20 नवंबर 2021 के अनुसार, छठवां संस्करण 20 नवंबर 2021 के अनुसार इंदौर जो है वह स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान है। इंदौर जो है अपना मेंटेन करके रख रहा है, 5 बार से ही आ रहा है। इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जो है
यह भारत में अपना पहला स्थान ले रहा है, इंदौर। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि 2022 और 23 में 2022-23 में जो जीडीपी का राजकोषीय घाटा है वह बता रहा है 6.4% अनुमानित किया गया है। 2022-23 के लिए 20-21 का जिस तरह से निकला था उसी तरह से 21-22 का अभी जो है 22-23 का जो राजकोषीय घाटा है जो अनुमानित किया गया है वह कितना है, 6.4% है। नेक्स्ट चलेंगे, 2021 और 22 में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित की गई है। भारत की जो आर्थिक वृद्धि होगी यह जो है 9.2% अनुमानित की गई है। अनुमान क्या गया है, ये अनुमानित क्या गया है, लगभग अप्रोक्स में ही रहता है, तो अनुमान है, तो यह पूरे परफेक्ट नहीं कह सकते हैं इसको। अब यहां चलते हैं नेक्स्ट, करा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई। 31 जनवरी 2022 को संसद में जो है 31 जनवरी 2022 को जो है सीतारमण जो है, जो अभी वित्त मंत्री हैं, वो उन्होंने जो है अपना संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का स्थान जो है वह क्या है, चौथा है। पहले स्थान पर कौन, विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का विश्व में जो है कितना स्थान है, चौथा स्थान है। पहले स्थान पर अभी भी जो है चीन ही है, पहले स्थान पर चीन ही है। तो आप सोच सकते हैं कि यह विदेशी भंडार के मामले में भी जो है चीन अभी बहुत आगे है भारत से। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारत से निर्यात होने वाली वस्तु, सबसे ज्यादा भारत से जो निर्यात होने वाली वस्तु है कौन कौन से है। पहले स्थान पर जो है 5 ले लेते हैं, टॉप 5 लेते हैं। टॉप 5 में कौन कौन है निर्यातक के रूप में। पहले पर जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं हमारे, उसके बाद सेकेंड पर है मोती, अर्धकीमती पत्थर, तीसरे स्थान पर है लोहा और इस्पात, और चौथे स्थान पर है ड्रग, फार्मास्यूटिकल, उसके बाद 5वें स्थान पर है सोना तथा कीमती धातु। तो ये है हमारे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक, लोकतांत्रिक सूचकांक 2021, जब लोकतंत्र के आधार पर देखा गया कि लोकतांत्रिक सर्वेक्षण, इसका जो है सूचकांक तैयार किया गया, सर्वेक्षण किया गया कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जो है किस देश का किस स्थान पर आ रहा है। तो वैसी स्थिति पर जब उसके अनुसार देखा गया 2021 के अनुसार लोकतांत्रिक सिस्टम में, तो पहले स्थान पर नॉर्वे आ रहा है, पहले स्थान पर नॉर्वे देश है, और हमारे देश का 46वां स्थान है। भारत देश का जो है 46वां स्थान है। सोच लीजिए, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका स्थान क्या है, 46वां। हमें जो है बहुत अपने आप में बदलाव करना होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार, हर तरह के जो है सूचकांक तैयार किए जाते हैं, हर तरह से सर्वे की जाती है हर पहलू पर। तो जब इस सामाजिक पहलू पर जब भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जब किया गया इसका सर्वेक्षण, तो उसमें पाया गया कि पहले स्थान पर डेनमार्क है, पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड भी जो है पहले स्थान पर भी लिया गया, फिनलैंड को भी, चूंकि उसकी भी स्थिति अच्छी ही है, और न्यूजीलैंड, इसकी भी स्थिति अच्छी है। जबकि भारत का स्थान जो है 50वां है, भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार के स्थान में 50वां है। यानी कि ये सब जो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है भ्रष्टाचार के मामले में, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही भ्रष्टाचार उतना नहीं है। जबकि भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार की स्थिति में, अब सोच सकते हैं 50वां स्थान, यानी कि ये भी बुरी स्थिति में है, यानी भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार जो है पहले स्थान पर जो है मानव स्वतंत्रता, यानी कि मानव की स्वतंत्रता कितनी यहां पर ये मायने रखती है, उसके आधार पर देखा गया तो न्यूजीलैंड अपना स्थान बनाए हुए है, पहले स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है। जबकि मानव स्वतंत्रता के सूचकांक के आधार पर जो है भारत का जो स्थान है वह 119वां है, बहुत ही नीचे। अब सोच लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कह रहा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जब देखा गया 24 नवंबर 2021 को जब सर्वेक्षण किया गया, तो इसके अनुसार जो है 24 नवंबर 2021 को जो रिपोर्ट दिया गया, इसके अनुसार जो है सबसे गरीब राज्य, चूंकि यह सूचकांक जो है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक है, यानी कि भारत देश
में हम लोग हैं, तो भारतीय स्थिति पर इसका जो है सूचकांक तैयार किया गया। तो इस पर देखा गया कि सबसे गरीब राज्य कौन है, तो सबसे गरीब राज्य जो है हमारा राज्य बिहार है। हमारा राज्य बिहार है जो सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। दूसरे स्थान पर झारखंड का स्थान आता है, जो कि हमसे अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 को जो है अलग होने वाला जो राज्य है झारखंड, वह जो है हमसे अच्छा स्थिति में है, यानी कि झारखंड का वैसी कोई खास स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड जो है दूसरे स्थान पर आता है गरीबी की स्थिति में। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम गरीबी, यानी कि जहां है जिस राज्य में भारत राष्ट्रीय, इस पर जब देखा गया तो सबसे कम गरीबी जो है यह पहले स्थान पर अभी जो है केरल है, जहां की सबसे कम गरीबी है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है जहां वो है गोवा। यहां पर हम देख लें, यहां पर जो मैंने बताया था वो स्विट्जरलैंड जो बताया है, यहां क्या है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार जो स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। लगता है कि मेरे वीडियो में कहीं मिसिंग हुआ होगा, अब देख लेंगे इसको। स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर। कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार जो है भारत का स्थान जो है यह 10वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। नेक्स्ट करा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार जब इस पर किया गया तो विश्व में पहला स्थान आयरलैंड का है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के आधार पर जो है पहला स्थान आयरलैंड का है, एवं 71वां स्थान जो है भारत का है। 71 71वां स्थान किसका है? भारत का है। यानी कि खाद्य सुरक्षा के मामले में भी भारत अभी बहुत पीछे है, भारत से बेहतरीन स्थिति में जो है और अदर कंट्री है। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग जब किया गया था, इंडिया लेवल पर, भारत लेवल पर जब उच्च शिक्षा रैंकिंग किया गया था तो उसमें उच्च शिक्षा रैंकिंग के स्थान पर जो है पहला स्थान जो है आईआईटी मद्रास को मिला। पहला स्थान किसको मिला? आईआईटी मद्रास को मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को मिला। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान गुजरात को। भारत में जो है निर्यात तैयारी की जो है सूचकांक जो है, निर्यात तैयारी सूचकांक जो है उसका जो है निर्यात करने का जो है उसकी स्थिति में जो है पहला स्थान जो है किसको मिला है? गुजरात को। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, एवं तीसरे स्थान पर कर्नाटक को मिला है। तीसरा स्थान जो है कर्नाटक राज्य को मिला है। नेक्स्ट चलेंगे अगले पर, कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व लेवल पर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के अनुसार जो है जब इसमें सर्वे किया गया तो इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका को प्राप्त हुआ, एवं भारत का स्थान जो है 43वां हुआ। भारत का स्थान कितना है? 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। यानी कि विश्व गुरु कहलाने वाले हमारे भारत देश की स्थिति क्या है बौद्धिक संपदा की स्थिति में देख लीजिए, 43वां स्थान है। हमें बहुत आगे कुछ करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात में जो है, गुजरात के जामानगर में बन रहा है, जो विश्व का पहला सेंटर होगा, जो गुजरात के जामानगर में यह तैयार हो रहा है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। यह जो है गुजरात के, यानी कि आपने देख लिया है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है यह गुजरात के जामनगर में, सॉरी मैं जामानगर बोल रहा था, सॉरी, जामनगर में जो है यह सेंटर दिया गया है जो विश्व का पहला है। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है कि 19 फरवरी 2022 एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, एशिया महादेश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र जो है यह मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है, जहां की जो भी कचरा होगा, जो भी उसको जो है एक रिसाइकिल बिन करके जो है उसको एक नए रूप से तैयार करके सीएनजी संयंत्र के रूप में, जो सीएनजी के रूप में जो है उसको निकालना है, ये गैस तैयार करना है, इस तरह से जो किया गया है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। इसको देख लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को पढ़े भारत अभियान चलाया गया था। 1 जनवरी 2022 को पढ़े भारत, जो कि एक टाइम पीरियड था, उसकी जो है एक टाइम पीरियड में समाप्त भी हो गई। यह जो है चालू किया गया जो 10 अप्रैल तक चला। यह कितने चला था? 10 अप्रैल तक ही चला। यह कौन? पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है कि 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का निर्माण, यानी
सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, कितना को, तो 6 जुलाई 2021 को, इसको भी याद रखेंगे। 6 फरवरी 2022 को, 6 फरवरी 2022 को बहुत ही दुखद घटना हुई, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी संपदा थी, बहुत बड़ी चीज थी, जो बहुत बड़ी हस्ती थी, जिसका नाम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं, उसे स्वर कोकिल भी कहते हैं। तो वह स्वर कोकिल का जो है देहावसान हो गया, यानी कि स्वर्गावास हो गया, कितना इसको, तो 6 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट चलेंगे, पोलैंड की जो है कैरोलिना विलास्का जो है, कैरोलिना विलास्का जो पोलैंड की है, इसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब प्राप्त हुआ। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कौन जीता, तो पोलैंड की जो है कैरोलिना विलास्का जो है वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती। 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो पेरिस में होगा, 33वां जो ओलंपिक खेला जाएगा जो ग्रीष्मकालीन, वह जो है पेरिस में होगा 2024 में। नेक्स्ट 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा 2028 में, वह होगा आपको अमेरिका में। वह कहां होगा, अमेरिका में। कह रहा है क्या, 27 फरवरी 2022 को भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। यह जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया चूंकि रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध शुरू हो गया है, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध होने के कारण जहां की जो है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के जो यानी कि यूक्रेन के जो है जेलेंस्की जो है, इन दोनों के सिस्टम एडजस्ट नहीं हो रहे थे। जेलेंस्की चाह रहा था कि मैं नाटो देश में जो है अपने आप को शामिल करूं, और रूस जो है इसका विरोध कर रहा था, और इसी क्रम में जो है वो मानने को तैयार नहीं था। तो क्रम ये हुआ कि दोनों के साथ युद्ध शुरू हुई। तो युद्ध शुरू होने के बाद जो है क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय जो यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी और चीज भी जो कर रहा था, वो सारी चीज करने वाले जो है वहां फंस गए थे। तो भारत सरकार ने उन्हें लाने के लिए, उन्हें अपनी जगह पर लाने के लिए, अपने भारत लौटाने के लिए जो है एक ऑपरेशन चालू किया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा चालू किया गया। और ऑपरेशन गंगा के तहत जो है भारतीयों को लौटाया जाने लगा। तो ये चूंकि ये युद्ध जो है किसी का भला करता नहीं है, युद्ध जो है किसी का भला नहीं करता है, फिर भी ये युद्ध हो रहा है। और ये जो है स्थिति जो बन रही है, इस स्थिति में चूंकि होता क्या है कि यूक्रेन की जो पढ़ाई है मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, वो बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है। तो बहुत सारे भारतीय जो है वहाँ यूक्रेन जाके अपना मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, और कुछ अपने काम वगैरह भी करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो उन सारे व्यक्तियों को जो है युद्ध के क्रम में जो है जो फंस गए थे, उन्हें लौटाने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत ने चालू किया। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि 16 अगस्त 2021 को भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए था। यह देवी शक्ति जो है, ये ऑपरेशन चालू किया गया देवी शक्ति, यह जो है भारतीयों के लिए था। ये भारतीयों ने जो अफगानिस्तान में जो भारतीय हमारे फंस गए थे, अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, बाद में जो है तालिबान का अटैक हुआ और तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया, और वहां सरकार जो है लोकतांत्रिक समाप्त हो गई। तो वहां पर जो अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल में, वहां पर जो हमारे भारतीय फंस गए थे, उन भारतीयों को लौटाने के लिए एक ऑपरेशन चालू किया गया भारत सरकार के द्वारा। वो ऑपरेशन था देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति को चालू किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कहता है ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया, जो कोरोना के कारण दूसरे देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। ऑपरेशन वंदे भारत जो है कोरोना काल में जो है हमारे बहुत सारे भारतीय, जो चूंकि हमारे भारतीय बहुत अलग अलग देशों में बहुत सारे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे पद पर जो है पदस्थापित हैं, और वो वहां पर काम करने के लिए जो गए हैं, वो सारे फंस गए थे। तो कोरोना काल में फंस जाने के कारण जो है उन्हें लौटाना जरूरी था, अपने देश लाना था, क्योंकि वो परेशान थे। चूंकि हर कोई जब परेशानी में होता है तो अपने घर आना चाहता है, तो वो भी चाह रहे थे कि मैं भारत लौटूं, अगर मेरी मृत्यु हो तो भारत में हो जहां मेरा जन्म हुआ है। तो ये सारे को लौटाने के लिए जो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चालू किया, उस ऑपरेशन का नाम था वंदे भारत। याद रखेंगे, वंदे भारत जो है कोरोना काल में फंसे भारतीयों को जो है दूसरे देशों से लाने के लिए चालू किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है कोरोना के कारण दूसरे देश में फंसे भारतीयों को समुद्री मार्ग से लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम 2020 चलाया गया। कहता है कि जब भारतीय को, एक तो ऑपरेशन आपने देखा कोरोना काल के ही लिए जो है
एक ऑपरेशन चालू किया गया वंदे भारत, और दूसरा जो है समुद्री मार्ग से अपने भारतीयों को लौटाने के लिए जो है एक ऑपरेशन चालू किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु प्रथम 2020 में यह चालू किया गया। नेक्स्ट चलेंगे, कहता ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक मिसाइल 9 मार्च 2022 को चन्नू मियां शहर में मालवा के रूप में मिला। चन्नू मियां शहर जो पाकिस्तान में पड़ता है, या पाकिस्तान में पड़ने वाले चन्नू मियां शहर में जो है, या हरियाणा से जो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो है मेरा जो मिसाइल जो है वो छूट गया था किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, और राजस्थान होते हुए जो है ये कहां जाके गिरा, ये पाकिस्तान के चन्नू मियां शहर में जाके गिरा। और 2 दिन के बाद जब भारत सरकार ने इसकी सूचना दी पाकिस्तान को कि मेरा जो एक मिसाइल छूट गया टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, तब उसे पता चला हो लगता है कि कोई मिसाइल आ गया है, तो उसका मालवा जो है जो पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर गया था, वो 9 मार्च 2022 को वो मालवा के रूप में प्राप्त हुआ। उस पर जांच पड़ताल हो रही है। पाकिस्तान को तो बहुत देर के बाद पता चलता है, और पता चला तो बोलने लगा हो लगता है कि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए जो है रडार मेरा कैप्चर नहीं कर पाया। धन्यवाद। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत द्वारा फिलीपींस को जो है निर्यात किया जाएगा। ये ऐसा दोनों के बीच, चूंकि आप भारत भी जो है मिसाइल और भी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है अपने आप को एडवांस कर रहा है, अपना जो है निर्यात करना चाहता है, हर विभाग में नया कुछ डेवलपमेंट करके उसको अपने देश से जो है निर्यातक के रूप में आना चाहता है। और इसी निर्यातक के रूप में आने के क्रम में जो है या जो है फिलीपींस को जो है यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है फिलीपींस को जो है ये निर्यात कर रहा है भारत। अब चलते हैं, नेक्स्ट कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाई गई। वैसे तो ये राष्ट्रीय वन नीति जो है 1987 से ही इस पर सर्वेक्षण शुरू हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने जो है इसका जो नीति आयोग जो है इसको जो है 1988 ईस्वी में लाया, और 1988 ईस्वी से जो है इसका जो है कर्म चलता रहा। अब चलते हैं कि वनावरण, नेक्स्ट वनावरण वृद्धि के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य जो है उसका स्थान भारत में पहला है। वन का जो आवरण है जिसमें सबसे अधिक सघन वन जो है, अधिक जो है वनों की जो है स्थिति जो है वह भारत में जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो है यह जो है बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वनावरण है, या भारत में इस आंध्र प्रदेश का स्थान पहला, यानी कि वनावरण की स्थिति में जो है अगर भारत में किसी राज्य का नाम लिया जाए तो वो कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश है पहले स्थान पर। नेक्स्ट चलेंगे, कच्चा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, और वहां क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिक क्षेत्रों में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वहां पर जो है मध्य प्रदेश में जो है वनावरण अधिक क्षेत्रफलों में है, इसलिए जो है इस स्थिति के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान भारत में पहला है। नेक्स्ट चलेंगे, प्रतिशतता के आधार पर, यानी कि अगर परसेंटेज के आधार पर अगर हम देखते हैं वनावरण की स्थिति, तो परसेंटेज के आधार पर जो है वनावरण जो है मिजोरम राज्य में जो है, मिजोरम राज्य जो है यह पहले स्थान पर आता है। इसका परसेंटेज लगभग 84.53% जो है इतने क्षेत्रों में जो है वनावरण किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म में आने का नियम पारित किया गया। हुआ क्या कि ये 5 फरवरी 2022 को जो है कर्नाटक सरकार जो है जितने भी शैक्षणिक स्कूल कॉलेज जो भी था उसमें क्या किया कि जो भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए शैक्षणिक संस्थान में, तो वहां का जो यूनिफॉर्म है, वहां का जो ड्रेस है, उसी ड्रेस में आना पड़ेगा। ना तो आपको कोई दूसरे अपने धार्मिक ड्रेस में नहीं आना है, जिससे कोई हिजाब, कोई जो है कुछ उस तरह से जो है हिंदू धर्म के व्यक्ति जो है अपने हिसाब से, मुस्लिम धर्म के भाई अपने हिसाब से, और दूसरे अपने धर्म के व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से ड्रेस पहन के नहीं आ सकते हैं। वहां पर जो है आपको वहां के यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा, शैक्षणिक यूनिफॉर्म जो है उसके आधार पर आना पड़ेगा। इसके क्रम में जो है बहुत सारा आप जानते भी हैं कि विवाद हो गया था, हिजाब पहन के कुछ मुस्लिम लड़कियां आ गई थी स्कूल में, और वैसी स्थिति में हिंदू के तरफ से, हिंदू धर्मावलंबी की तरफ से जो है इसका विरोध किया गया। एक बहुत ज़्यादा ये टसल रहा, ये मुद्दा रहा, तो इस मुद्दे को भी देखेंगे ये कब हुआ था, और इसके एवज में जो है वो पारित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2022 को कि शैक्षणिक संस्थान में जितने भी आएंगे कर्नाटक सरकार ने इसको पारित किया गया, नियम बनाया
कि उन्हें अपने यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा शैक्षणिक संस्थान में। हाईकोर्ट में भी केस हुआ, हाईकोर्ट ने भी इसको खारिज करते हुए बोला कि नहीं, जो सरकार द्वारा जो बनाई गई है नीति उसी के आधार पर आना होगा, क्योंकि ये समतामूलक सिस्टम को लागू करता है जहां पर कि सभी लोग समान होंगे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इस तरह की बात नहीं होगी। सभी के सभी जितने भी बच्चे आएंगे सभी यूनिफॉर्म में आएंगे तो समतामूलक की स्थिति बनेगी, इसलिए बिल्कुल। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अब देखेंगे क्या कह रहा है कि छठवां संस्करण 20 नवंबर 2021 के अनुसार, छठवां संस्करण 20 नवंबर 2021 के अनुसार इंदौर जो है वह स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान है। इंदौर जो है अपना मेंटेन करके रख रहा है, 5 बार से ही आ रहा है। इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जो है यह भारत में अपना पहला स्थान ले रहा है, इंदौर। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि 2022 और 23 में जो जीडीपी का राजकोषीय घाटा है वह बता रहा है 6.4% अनुमानित किया गया है। 2022-23 के लिए 20-21 का जिस तरह से निकला था उसी तरह से 21-22 का अभी जो है 22-23 का जो राजकोषीय घाटा है जो अनुमानित किया गया है वह कितना है, 6.4% है। नेक्स्ट चलेंगे, 2021 और 22 में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित की गई है। भारत की जो आर्थिक वृद्धि होगी यह जो है 9.2% अनुमानित की गई है। अनुमान क्या गया है, ये अनुमानित क्या गया है, लगभग अप्रोक्स में ही रहता है, तो अनुमान है तो यह पूरे परफेक्ट नहीं कह सकते हैं इसको। अब यहां चलते हैं नेक्स्ट, करा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई। 31 जनवरी 2022 को संसद में जो है 31 जनवरी 2022 को जो है सीतारमण जो है जो अभी वित्त मंत्री हैं वो उन्होंने जो है अपना संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। नेक्स्ट चलेंगे, कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का स्थान जो है वह क्या है, चौथा है। पहले स्थान पर कौन, विदेशी मुद्रा भंडार में जो है भारत का विश्व में जो है कितना स्थान है, चौथा स्थान है। पहले स्थान पर अभी भी जो है चीन ही है, पहले स्थान पर चीन ही है। तो आप सोच सकते हैं कि यह विदेशी भंडार के मामले में भी जो है चीन अभी बहुत आगे है भारत से। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सबसे ज्यादा भारत से निर्यात होने वाली वस्तु, सबसे ज्यादा भारत से जो निर्यात होने वाली वस्तु है कौन कौन से है। पहले स्थान पर जो है 5 ले लेते हैं, टॉप 5 लेते हैं। टॉप 5 में कौन कौन है निर्यातक के रूप में। पहले पर जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं हमारे, उसके बाद सेकेंड पर है मोती, अर्धकीमती पत्थर, तीसरे स्थान पर है लोहा और इस्पात, और चौथे स्थान पर है ड्रग, फार्मास्यूटिकल, उसके बाद 5वें स्थान पर है सोना तथा कीमती धातु। तो ये है हमारे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक, लोकतांत्रिक सूचकांक 2021, जब लोकतंत्र के आधार पर देखा गया कि लोकतांत्रिक सर्वेक्षण, इसका जो है सूचकांक तैयार किया गया, सर्वेक्षण किया गया कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जो है किस देश का किस स्थान पर आ रहा है। तो वैसी स्थिति पर जब उसके अनुसार देखा गया 2021 के अनुसार लोकतांत्रिक सिस्टम में, तो पहले स्थान पर नॉर्वे आ रहा है, पहले स्थान पर नॉर्वे देश है, और हमारे देश का 46वां स्थान है। भारत देश का जो है 46वां स्थान है। सोच लीजिए, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका स्थान क्या है, 46वां। हमें जो है बहुत अपने आप में बदलाव करना होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार, हर तरह के जो है सूचकांक तैयार किए जाते हैं, हर तरह से सर्वे की जाती है हर पहलू पर। तो जब इस सामाजिक पहलू पर जब भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जब किया गया इसका सर्वेक्षण, तो उसमें पाया गया कि पहले स्थान पर डेनमार्क है, पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड भी जो है पहले स्थान पर भी लिया गया, फिनलैंड को भी, चूंकि उसकी भी स्थिति अच्छी ही है, और न्यूजीलैंड इसकी भी स्थिति अच्छी है। जबकि भारत का स्थान जो है 50वां है, भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार के स्थान में 50वां है। यानी कि ये सब जो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है भ्रष्टाचार के मामले में, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही भ्रष्टाचार उतना नहीं है। जबकि भारत का स्थान जो है भ्रष्टाचार की स्थिति में अब सोच सकते हैं 50वां स्थान, यानी कि ये भी बुरी स्थिति में है, यानी भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ही ज्यादा है।
नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार जो है पहले स्थान पर जो है मानव स्वतंत्रता यानी कि मानव की स्वतंत्रता कितनी यहां पर ये मैंने रखती है, उसके आधार पर देखा गया तो न्यूजीलैंड अपना स्थान बनाए हुए है, पहले स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है, जबकि मानव स्वतंत्रता के सूचकांक के आधार पर जो है भारत का जो स्थान है वह 119वां है, बहुत ही नीचे। अब सोच लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कह रहा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जब देखा गया 24 नवंबर 2021 को जब सर्वेक्षण किया गया तो इसके अनुसार जो है 24 नवंबर 2021 को जो रिपोर्ट दिया गया इसके अनुसार जो है सबसे गरीब राज्य, क्योंकि यह सूचकांक जो है हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक है यानी कि भारत देश में हम लोग हैं तो भारतीय स्थिति पर इसका जो है सूचकांक तैयार किया गया, तो इस पर देखा गया कि सबसे गरीब राज्य कौन है, तो सबसे गरीब राज्य जो है हमारा राज्य बिहार है, हमारा राज्य बिहार है जो सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। दूसरे स्थान पर झारखंड का स्थान आता है जो कि हमसे अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को जो है अलग होने वाला जो राज्य है झारखंड वह जो है हमसे अच्छा स्थिति में है, यानी कि झारखंड का वैसी कोई खास स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड जो है दूसरे स्थान पर आता है गरीबी की स्थिति में। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और सबसे कम गरीबी यानी कि जहां है जिस राज्य में भारत राष्ट्रीय, इस पर जब देखा गया तो सबसे कम गरीबी जो है यह पहले स्थान पर अभी जो है केरल है जहां की सबसे कम गरीबी है, उसके बाद दूसरे स्थान पर है जहां वो है गोवा, वो है गोवा। यहां पर आप देख लें, यहां पर जो मैंने बताया था वो स्विट्जरलैंड जो बताया है, यहां क्या है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार जो स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। लगता है कि मेरे वीडियो में कहीं मिसिंग हुआ होगा, अब देख लेंगे इसको, स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर।